नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीएचयू वर्ल्ड चैनल के थ्रू आपको बीएचयू के हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको अच्छी तरीके से मिल रही है, ठीक है। जिसमें जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में अब तक पब्लिक लेक्चर के थ्रू आप लोगों ने काफ़ी चैप्टर्स को कवर किया, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट था, स्थिर वैद्युत की, उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा था, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट में हमने कैपेसिटर भी अपना उसी में ऐड ऑन किया था। उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेट से भी पूरा देखा था, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये चैप्टर्स जो है, जो थंबनेल से ही आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रेविटेशन है, 11th का चैप्टर्स है ये, ठीक है। तो काफ़ी प्यारा चैप्टर है, काफ़ी सुंदर सा चैप्टर है। इसका वेटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में करीब करीब एटलीस्ट गिरते हालत में एक क्वेश्चन से ज़रूर आ जाता है। तो आई होप कि आप लोग इसको देखकर इसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। जैसा कि अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हर एक वीडियो के सॉल्यूशंस, उसके होल बैकग्राउंड, उसके हर एक कॉन्सेप्ट के साथ में दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली केवल ऑप्शन ही आपको बताए जाते हैं, जिससे आपको एक प्रॉपर नोट्स मेकअप करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने मैग्नेट पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो आप बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से भी कराए गए हैं, और आईआईटी जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। क्योंकि कभी होता है, कभी कभी क्या होता है कि बीएचयू में बीएससी मैथ एंड बीएससी बायो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डायरेक्टली वो रख दिया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो आइए ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए आज की सेशन का हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चंस पर। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक दो। देखो जैसा पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, तो वीडियो को पॉज करके रोक कर बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। 1 2 3 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चंस को अगर हम लोग रीड करें तो लिखा हुआ है दोस्त, कंसिडरिंग अर्थ टू बी स्फेरिकल। मान लेते हैं कि करंट हमारा हमारा अर्थ जो है, पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। वैसे गोलाकार है नहीं, वैसे जो है ये गोलाकार है नहीं, ये इलिप्स के आकार का होता है। जैसा कि आपको पता होगा ऐसे अंडाकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार का कुछ होता है हमारा। तो इसमें मान लिया है कि भैया हम मान लिए सपोज डेट ऐसा होता है। अच्छा, फिर क्या कर रहा है, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ जी, बहुत ही जी क्वेश्चन है, बहुत ही जी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग जितना डेरिवेशन करते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, हम लोग अर्थ को गोला ही मान के करते हैं, स्फेरिकल ही मान के करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। जी और एम आपका कांस्टेंट है, जी और एम आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के स्क्वायर के, ठीक है। जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्त ये है कि अगर आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, और अगर जी बढ़ेगा तो आर घटेगा। होता क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, मान लेते हैं हमने इसको ऐसा मान लिया, ठीक है। बट होता क्या एक्चुअली में, ये तो रेडियस इक्वल होता है, रेडियस जो है आपका इक्वल होता है। बट यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये रेडियस जो होता है भूमध्य रेखा वाला, ये वाला इससे बड़ा होता है, थोड़ा सा क्या होता है, इससे बड़ा होता है। लगभग उसकी वैल्यू 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है, 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। तो सोचो यहाँ पे आर ज़्यादा, तो यहाँ पे आर कम हो जाता है, और जैसे जैसे आप इधर जाते हो, ऐसे 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 इधर 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 ऐसे जाते हो, ठीक है। तो क्या होता है, इधर से जाते जाते आर आपका घटता जाता है, जिससे जी बढ़ता जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जब भी हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो रेडियस हमारा घटता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जी जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक है।
आप ध्यान रखना, ये 21 किलोमीटर इससे ज़्यादा होता है। मान लो अगर ये x है तो ये 21 + x रहता है, ठीक है ना, किलोमीटर में। मजा आया? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग समझते हैं कि ये हमारा क्या है, इतना ज़्यादा हमारा हो जाता है, ठीक है ना, इतना हमारा ज़्यादा हो जाता है। चलो, परफेक्ट स्फीयर वैसे है नहीं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, आओ देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्त, वीडियो को पॉज करो, लगाओ, और उसके बाद हम बताने जा रहे हैं 1 2 3। ओके, क्या लिखा है देखो, इफ स्मॉल g डिनोट्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट डिस्टेंट r फ्रॉम द अर्थ सेंटर एंड इफ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R बीइंग अर्थ रेडियस, देन। दोस्त ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हमारा एक r है, r डिस्टेंस है, r दूरी पर पृथ्वी के केंद्र से, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से अगर हम लोग एक दूरी ले रहे हैं जो है r तक, और वो r का वैल्यू क्या है, r कैपिटल R से बड़ा है। इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो, इसका मतलब दोस्त ये है कि आपका वो पॉइंट पृथ्वी से बाहर है, पृथ्वी से ऊपर है, बाहर मतलब पृथ्वी से ऊपर है। तो हम आपको बताते हैं इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस के लिए 3 कंडीशन दिए होती है, और उस 3 कंडीशन में क्या क्या है कंडीशन हम लोग अभी उसको देख लेते हैं। देखो, पहला कंडीशन होता है व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और जान लो आप लोग वेयर r कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है स्मॉल और उसके सेंटर से। तो पहला इसका जो फार्मूला निकल के आता है, इलेक्ट्रोस्टैट जैसा फार्मूला होता है। तो इसके लिए जो हम लोग क्या निकालते हैं, g कैपिटल G m अपॉन में r²। ओके, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हो गया व्हेन स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाए, देन उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, उस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन में r²। और तीसरा कंडीशन होता है दोस्त, जब व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, देन ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है कि g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन में कैपिटल R³ इंटू R। ये हमारा फार्मूला बन जाता है दोस्त, यहाँ से समझ गए आप। तो इसके लिए कैसे बनेगा, ऐसे मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो ये अर्थ से डिस्टेंस इसका r है, और ये कैपिटल R है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं A पर है, और ये हमारा मान लेते हैं C सेंटर है। इसके लिए क्या बनेगा, मान लेते हैं अर्थ हमारा ऐसा है, तो एग्जैक्टली ये हमारा C है, ये हमारा कैपिटल R है, और यही हमारा R भी है, और यहाँ पे पॉइंट A हमारा यहाँ चला आया है। और इस कंडीशन के लिए आप क्या बनाओगे, ऐसे बना है, और ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, पॉइंट A इधर चला आया है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है फार्मूला लगता है। तो आप देखो हमारे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, देखो आप लोग मिला लेना, हिंदी में लिखा है लेस देन और इंग्लिश में लिखा है ग्रेटर देन। तो कोई बात नहीं, आप तो तीनों फार्मूला समझ गए हो, ठीक है। बट होता क्या है कि अगर मान लो बीएचयू के पेपर में यही क्वेश्चंस ऐसे आया हुआ है, मान लो हो सकता है हमारी प्रिंटिंग में ये मिस हो गया हो, लेकिन मान लो कि अगर ऐसा हुआ, मान लो कि अगर ऐसा हुआ बीएचयू में, तो बीएचयू इसको फाइनल आंसर मानता है, इसको कभी नहीं मानता है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो आप लोग अगर इंग्लिश के हिसाब से हम लोग आंसर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये जी ही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप मान रहे हो लेस देन है, अगर आप मान रहे हो लेस देन है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वॉट एवर आप तीनों समझ चुके हैं, तो आपको अब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो इस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा लगा, मज़ा आ गया ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, 1 2 3 1 2 3। ओके, क्वेश्चन कह रहा है एज्यूमिंग स्फेरिकल शेप। हम लोग यही एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो स्फेरिकल शेप में है,
ठीक है। इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स टू 47/48 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अगर पृथ्वी की त्रिज्या इस अपने वर्तमान त्रिज्या के 47/48 गुना कम हो जाए तो उस समय दिन कितना होगा। मतलब 1 घंटे घट जाएगा, आधे घंटे बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर देखो इसका हिंदी यहाँ चला गया है, लिखा है डिक्रीज्ड बाई हाफ, या 2 घंटे घट जाएगा, हाफ मतलब 1/2 घंटे है लिखा है, 1/2, और इंक्रीज्ड बाई 1 आवर या 1 घंटे बढ़ जाएगा। देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 100% श्योर है कि मिलने ही मिलने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, बट मैं आपको एक सबसे इजी तरीका बताता हूँ जिसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। आप लोग लगाओगे, इसको ऐसे लगाओ, बी नो, इसको लिख लेना, बहुत अच्छी लाइन है, बी नो ऑन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, बी नो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ अर्थ, एंगुलर मोमेंटम डजंट चेंज। ये लाइन बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है, आप पृथ्वी की त्रिज्या को घटा दो या आप पृथ्वी की त्रिज्या को बढ़ा दो, उस केस में कोणीय, क्या लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये लाइन आप अच्छे से पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आज आप जान गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग लिख सकते हैं आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल, ये आप लिख सकते हो। क्योंकि क्या होता है, अच्छा देखो इससे, इसको किसे दर्शाते हैं, एल से दिखाते हैं ना, पता ही होगा आपको, एल आई इज इक्वल्स टू एल एफ, मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल में जो है कोणीय संवेग जो प्रारंभिक है और जो फिर बाद में है फाइनल वाला, और आई ओमेगा होता है, तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, फिर हो जाएगा आई फाइनल ओमेगा फाइनल। फिर क्या हो गया, यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हैं, आई ओमेगा आई ओमेगा आई बराबर ये हो गया, बहुत बढ़िया। क्या करना है फिर, देखो जब when you are assuming that earth is spherical, स्पेलिंग सही कर लेना आप लोग, स्फेरिकल, हाँ सही है, देन आई जी इक्वल्स टू होता है 2/5 mr का स्क्वायर। अब इतना आपको पता होना चाहिए दोस्त, इतना आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो 2 इतना तो आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे वहाँ से, तो 2 यहाँ से हो गया, ओमेगा आई को ऐसे रहने दो, आई को हम लोग लिखेंगे 2/5 m, लेकिन अब की बार हमारा हो गया है 47r अपॉन कितना था, 48 इसका स्क्वायर इंटू में ओमेगा फाइनल। समझ में आई बात, इतना मजा आया। तो देखो 2/5 mr स्क्वायर इधर से कैंसिल, 2/5 mr स्क्वायर इधर से कैंसिल, तो बचेगा कि इधर ओमेगा आई इज इक्वल टू, ओमेगा क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्रारंभिक कोणीय संवेग, और इधर से बचा आपका 47/48 का स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा एफ। इसके बाद आप सरल करोगे और तो क्या मिलेगा आपको, देखो 48 से 47 में अगर डिवाइड करो कितना आएगा, ठीक, तो कितनी बार लेना चाहिए, 9 बार लेकर जाए, 7, और कितना हो गया फिर 36 और प्लस 7 43, 8 बार जाएगा फिर शायद, ठीक। तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो ओमेगा आई जी इक्वल्स टू पॉइंट में 98 का स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल,
ठीक है। अच्छा ओमेगा के लिखो 2 पाई अपॉन टी इनिशियल इज इक्वल्स टू पॉइंट में 98 का स्क्वायर इंटू में 2 पाई अपॉन में टी फाइनल। 2 पाई से 2 पाई अगेन कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई अगेन कैंसिल। बताइए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्त? अच्छा तो जब आप इसको देखो टी आई की वैल्यू कितनी है, अरे इनिशियल जब सब कुछ सही चल रहा है तो आप जानते हो ना 24 आवर्स होता है ना, 24 घंटे की मिला के दिन और रात होता है ना दोस्त। तो यहाँ से आपको मिलेगा टी फाइनल जब आप टोटल इजी करोगे तो 23.04 ऐसे करके 6 करके शायद आवर मिलेगा, इतना घंटा मिलेगा। सोचो टोटल कितना होता है 24 घंटा, मिला कितना 23 घंटा, कम कितना हुआ 1 घंटा, हुआ ना कम। लॉजिक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लगाना, किसी भी क्वेश्चंस को आप ऐसे लगाओगे इस क्वेश्चंस को तो फिर आपको एकदम लगाने का क्वेश्चंस का फील आ जाएगा दोस्त। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? गुड, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चले, आ गया समझ में? चलिए क्वेश्चन दोस्त अगला पढ़ो, फिर हम पढ़ते हैं 1 2 3। ओके क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्त? द escape velocity from the earth is 11 km per second. The escape velocity from a planet having twice the radius and same mean density as the earth is. हिंदी में समझा देते हैं पहले। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कोई एक ग्रह है जिसकी escape velocity मतलब वो escape velocity प्रक्षेप नहीं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, escape velocity का हाँ याद है, पलायन वेग होता है, सॉरी। हाँ तो क्या होता है किसी ग्रह मतलब नहीं सॉरी अर्थ का, अर्थ भी पृथ्वी हमारी एक ग्रह है, प्लेनेट है। तो जो पृथ्वी है उसकी जो पलायन गति होती है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड दी हुई है। ये लोग ये तो आप भी जानते हो। फिर कह रहा है कि escape velocity फ्रॉम ए प्लेनेट, एक ऐसे ग्रह का हमको पलायन वेग चाहिए जो ट्वाइस द रेडियस एंड सेम मीन डेंसिटी एज द अर्थ, मतलब जितना अर्थ का मीन डेंसिटी है मतलब घनत्व जितना पृथ्वी का है उस ग्रह का भी घनत्व उतना ही है, लेकिन क्या कह रहा है हैविंग ट्वाइस द रेडियस, लेकिन उसके पास रेडियस त्रिज्या जो है पृथ्वी से दुगुनी है। आप समझ गए बात को? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ जो पृथ्वी है उसका जो पलायन वेग होता है 11 किलोमीटर पर सेकंड होता है, मतलब 1 सेकंड में अगर किसी वस्तु को 11 किलोमीटर में फेंक दिया जाए पर सेकंड की स्पीड से, किसी आप लो कोई ऑब्जेक्ट और उसको फेंक दो, मतलब 1 सेकंड में 11 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर ले तो कभी लौट के वापस धरती पर नहीं आएगी, इसको पलायन वेग कहते हैं। तो एक ऐसे ग्रह का पलायन वेग हमको निकालना है जो अर्थ से दुगना रेडियस रखता हो, दुगना त्रिज्या रखता हो और डेंसिटी उसका सेम हो। तो वीडियो को पॉज करके अब तक आई होप कि आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो क्या होता है दोस्त escape वेलोसिटी का फार्मूला, v escape अगर हम लोग बोले तो 2gm अपॉन में r, ये फार्मूला होता है दोस्त। बताओ escape वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है दोस्त? 2gm अपॉन में r, 2gm अपॉन में r होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है ये मास, m मास है, m इज इक्वल्स टू मास माने द्रव्यमान, क्या होता है? द्रव्यमान। अच्छा तो आपको पता है d इज इक्वल्स टू होता है m/v, डी डेंसिटी मास वॉल्यूम। अच्छा उसके बाद क्या होता है? मास वॉल्यूम होता है। फिर हम लोग अगर चाहें तो मास को लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम। बताओ, अरे रो मतलब मास मेन डेंसिटी जो लिखा है घनत्व पृथ्वी वाला, या रो को ऐसे रहने दो। आप मान लिए हैं पृथ्वी को जब कुछ नहीं देता है तो आप गोला मानते हो, स्फीयर मानते हो, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, जैसे ही रखोगे तो क्या मिलेगा? v इज इक्वल्स टू 2gm के स्थान पे हमने क्या रखा? इंटू में रो इंटू में 4/3 पाई r क्यूब और अपॉन में r आ गया। फिर यहाँ से दोस्त ve निकाला हमने तो क्या मिला हमको? 2g रो इंटू 4/3 और पाई और r का स्क्वायर। यहाँ से देखो सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, 2 भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट, 4/3 पाई भी कांस्टेंट और r स्क्वायर का r बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा ve डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बताओ अच्छा लगा सुन के?
वी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हमेशा नहीं है, उस केस में जब हमारा मीन डेंसिटी जो है बराबर है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा वी ई, ऐसे लिखो वी ई मतलब बी ई मतलब किसका, ये है अर्थ वाले का प्लान वेग है, और हमने लिखा पी मतलब जो प्लेनेट आप दूसरे ग्रह का निकाल रहे हो, बराबर में क्या हो जाएगा आर ई अपॉन आर पी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आर आई अपॉन 2RE, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो उस प्लेनेट का वेलोसिटी क्या आ जाएगा 2VE हो जाएगा, और 2 × 11 हो जाएगा, तो 2 × 11 22 किलोमीटर पर सेकंड, ये हमारा दोस्त आंसर बन जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी ऑप्शन बी ही आया होगा। बताइए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों का भी ऑप्शन बी हो रहा था। जितने भी लोगों का सारा ऑप्शन सही होगा या एक ऑप्शन भी सही होगा, 2 ऑप्शन सही होगा, एकदम ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा आंसर जरूर दीजिएगा, ओके। क्योंकि उसी के बिहाफ से फिर हम लोगों को लगेगा कि हाँ हमने जो यहाँ पर वर्क किया, जो इतना हमने पूरा अच्छे तरीके से बताया, वो आप लोगों को एकदम पूरा एकदम जिसको बोलते हैं कि रट जाना, जैसे कि नाम हमको रट जाता है, ठीक है, नाम याद रहता है, उनका भी नाम, अपना भी नाम, सबका नाम याद रहता है। कभी पूछे तो नींद में गिर, अगर आप नींद में बैठे हो, पापा आप क्या है, बेटा, हाँ क्या नाम है तुम्हारा, पप्पू नाम है मेरा, अच्छा उनका क्या नाम, ठीक है। तो कुछ नाम आपको याद रहते हैं, आप बताते नहीं हैं, कुछ नाम आपको जरूर याद रहते हैं जिसको आप कभी भूलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, और चलते हैं अपने प्यारे से नेक्स्ट क्वेश्चंस में। हाँ, क्या क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग पढ़ लो 1 2 3, ओके। क्वेश्चंस कर रहा है द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन is increased by 21%. The percentage increase in the time period of the pendulum of increased length is, अरे ये ग्रेविटेशन में क्या आ गया सर, ग्रेविटेशन में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सरल लोलक आया है, पेंडुलम आया है, तो सेकंड लोलक वोलक सब इसी में आते हैं, तो इसलिए हमने इसमें क्वेश्चंस को करा दिया है, ठीक है। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सरल आवर्त गति करते हुए सरल लोलक की लंबाई 21% बढ़ाई जाती है, लोलक के आवर्त काल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी उस बढ़ी हुई लंबाई के कारण। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। तो ये बताओ दोस्त, ये बताओ क्या आपको एक चीज़ पता है, आपने लगा लिया होगा, आई होप आपने लगा लिया होगा, ठीक है ना। चलते हैं लगाने हम लोग। आप देखो एक चीज़ हमको पता है, टी जी इक्वल्स टू होता है 2π√L/G, हाँ सही है, टी जी इक्वल्स टू 2π√L/G, 2π कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से एक बात निकला कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ √L के, टी आवर्तकाल अनुक्रमानुपाती हो गया किसके, लंबाई के स्क्वायर रूट के, ठीक है, मतलब वर्गमूल के। अच्छा, एक चीज़ दिया है दोस्त, जो हमारा L2 है वो L1 प्लस, हम शॉर्टकट ट्रिक नहीं बता रहे, पूरा देसी मेथड बता रहे जो कभी फेल होने वाला नहीं, चाहे जैसा क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए। कुछ लोग ट्रिक लगाते हैं इसमें, ट्रिक देखो यार, ट्रिक पे हमेशा मत भागो, ट्रिक होती है शॉर्टकट जो आपका नंबर काट के चली जाती है, मे भी आकर आपको नंबर दे के चली जाए, आपका समय थोड़ा सा बचा दे, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आपके नंबर काट दें, तो आप उस रास्ते पे क्यों जाते हैं जो जहरीला है। तो L2 बराबर L1 प्लस कितना बढ़ाया गया, L1 का 21% मतलब 100, तो ये हो गया, मजा आया। तो L2 बराबर यहाँ से हो गया 1.21 L1। बताओ क्या अच्छा लगा क्वेश्चंस देख के, L2 बराबर 1.21 L1। अरे देखो 100 L1 21 L1 121 जाएगा 1.1। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ लिख सकते हो, T1/T2 इज इक्वल्स टू √L1/L2। बताओ आप लिख सकते हो कि नहीं, बताइए आप लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। चलो अगर आप लिख सकते हो तो वैल्यू ला के रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा दोस्त, T1/T2 बराबर अंडर का रूट कहाँ गया, हाँ L1/L2, तो हो जाएगा 1/1.21। इसको पलट दो, T2/T1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर का रूट 1.21, इसका रूट निकालोगे 1.1 आएगा, कितना आएगा 1.1। अरे 11 ग्राम में 121 होता है दोस्त। अच्छा, तो T2 हमारा कितना आ गया, अब देखो परसेंटेज चेंज निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, तो T2
अपॉन T1 माइनस में 1 बराबर में 1.1 माइनस में 1। बताओ यही होगा ना, क्योंकि इसमें माइनस करोगे, क्योंकि अभी जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा T2 माइनस में T1 और अपॉन में T1 बराबर में पॉइंट में 1। यहाँ से T2 में से T1 गया, क्यों T2 बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से लेंथ बढ़ा T बढ़ा, तो इसलिए वहाँ से हमने माइनस किया था, पीछे से माइनस किए होते। तो यहाँ से हो गया डेल्टा टी अपॉन में T1 और इंटू हमने कर दिया 100 और हमको मिला यहाँ से 10%। यही होता है T%, यही तो होता है T%। बताओ दोस्त, यही तो होता है T%। तो क्या आपका भी ऑप्शन सही आया था बी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपका भी सेम तरीके से सेम आंसर आया था, आपको अच्छे से समझ में आया। आई होप कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोग को सीखने की मर्जी, बाकी तो आप लोग जितना अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ, ठीक है ना। चलें आगे चलें। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्त, इसको पढ़ो और बताओ कितना होगा। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ मून। द वैल्यू ऑफ जी एट मून इज n टाइम्स दैट ऑन अर्थ वेयर n इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से 80 गुना ज़्यादा है, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या से 4 गुना ज़्यादा है, और जो पृथ्वी पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, जो हमारा चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण का n गुना है। तो n की वैल्यू बताओ। ठीक है, लगाएं क्वेश्चन को, लगाएं 1 2 3। ओके, हमको पता है एक चीज़, G इज इक्वल टू क्या होता है, G इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर। तो क्या यहाँ से एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ m अपॉन r स्क्वायर के। क्या किसी को दुख हुआ, क्या किसी को दर्द हुआ, क्या हमने कुछ गलत काम किया? नहीं, सही है। यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हो, G मून अपॉन में G E, मतलब मून मतलब जो अर्थ पर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है, फिर अपॉन में अर्थ पे जो पृथ्वी पर है। तो यहाँ लिख सकते हो m m, मतलब जहाँ हम लिखे हैं मून समझना चंद्रमा, तो यहाँ से m और m अपॉन में क्या हो गया, ये r m का स्क्वायर पूरा सा बड़ा सा m e अपॉन में r e का स्क्वायर। बताओ समझ में आया? बस इसको पलट दो, बराबर आप लिख सकते हो कैपिटल M स्मॉल m ऐसे करके, फिर क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा m, तो यहाँ से लिख सकते हो m e और इंटू थोड़ा सा जाके r i स्क्वायर ऊपर गया, r i स्क्वायर और अपॉन में r m इसको। ओके, क्या आपने भी ऐसा लगाया था? अच्छा, बराबर मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स मास ऑफ मून। तो यहाँ पे m है और ये इससे 80 गुना है, तो 80 mm हो जाएगा दोस्त, और इंटू में r रेडियस का 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है, क्या हो जाएगा 4r रेडियस ऑफ, मतलब 4 गुना है चंद्रमा के त्रिज्या का, अपॉन में r m का स्क्वायर, r m से r m कैंसिल, m से कैंसिल, मम 1/80 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 1/80 और इंटू में 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 ने इसको काटा, इसको मिला 1/5, यहाँ से मिला G मून अपॉन में G अर्थ बराबर में 1/5, तो G मून कितना हुआ दोस्त 1/5 G E, और हमको दिया है, क्या दिया है, Gm बराबर में n इंटू Ge, ये दिया था, तो n की वैल्यू क्या हो गई दोस्त 1/5। तो क्या आपका 1/5 सी ऑप्शन सही था? कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करें, और बताएं कि आपका हर एक ऑप्शन में क्या आपने कुछ गलती किया था या नहीं किया था, क्या आपका हर एक ऑप्शंस सही थे? अगर सही थे तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्त पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r is t, इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 16 r इज। मतलब ये कह रहा है कि किसी ग्रह पर
किसी r त्रिज्या की कक्षा में किसी उपग्रह का परिभ्रमण काल t है, अगर 16 r त्रिज्या हो जाए तो उसका परिभ्रमण काल जो भी कह लो कितना होगा। बेदर्द जमाना। ठीक है, 1 2 3 ओके। केपलर का सेकंड लॉ यहाँ पे लगाओ, अरे सॉरी थर्ड लॉ। क्या केपलर साहब ने कहा था? केपलर साहब ने कहा था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। मतलब मान लो सेंटर है, इसे सूर्य के चारों तरफ ऐसे लगा रहे हो चक्कर, जो तुम्हारा रेडियस है उसका स्क्वायर जो तुम्हारे चक्कर लगाने के चक्कर है, जितने दिन में तुम पूरा अपना करते हो, आवर्तकाल पूरा करते हो, टाइम पीरियड है, उसका स्क्वायर ले लो तो तुम्हारे रेडियस के जो है क्यूब पावर के बराबर हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा T1 और यहाँ से हमने लिखा T2। अच्छा, स्क्वायर और बराबर लिख दिया R1 अपॉन में R2 का क्यूब। जहाँ पे आपने देखा, जहाँ भी क्वेश्चंस में देखो कि केवल और केवल पीरियड की बात हो रही है और रेडियस दिया है, बस लगा दो। अब अरे मतलब ग्रेविटेशन में भैया ऐसा नहीं, जहाँ पाओ वही लगा दो। T1 अपॉन T2 हो गया। अच्छा, एक चीज़ देखो आप, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, R1 अपॉन R2 के 3/2, यहाँ से 2 हटा, वहाँ पे 1/2 हो गया। अच्छा देखो क्या दिया है, जब रेडियस r है तो उसका t है, जब रेडियस r है तो t है, तो रख दो वैल्यू वही। जब t है और T2 निकालना है तब रेडियस r है, और जब R2 कितना हो गया, उससे 2 गुना हो गया, 16r हो गया। तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, 3/2। r से r कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हुआ तो मिला कितना, 1/16 को क्या लिखोगे, 1/4 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से कट्टी कुट्टा, तो t अपॉन कितना हो गया, तो यहाँ से आप ले सकते हैं t अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 1/16, 444, तो T2 इज इक्वल्स टू 64t। ये हुआ, कहाँ गया, डी ऑप्शन। क्या आपका दोस्त डी ऑप्शन सही था? कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि क्या आपका भी डी ऑप्शन सही था। अगर आपका भी डी ऑप्शन सही था तो बहुत बहुत बधाई है आपको। अगर किसी वजह से गलत हो गया तो कोई बात नहीं, गलती को सुधारने के लिए ही हम लोग आए हुए हैं। चलिए आगे, चलो ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है दोस्त। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ जी एट एनी प्लेस डिक्रीजेज बाय 22% बैरोमेट्रिक हाइट ऑफ मरकरी। मतलब ये कह रहा है, अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि कोई एक बैरोमीटर जानते हो क्या होता है दोस्त? बैरोमीटर क्या होता है? व्हाट इज बैरोमीटर? बैरोमीटर आपसे बैर नहीं। अच्छा, बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टॉरिसैल ने इसको दिया था, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। और उसके बाद में उसमें हमने इससे टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उन्होंने क्या किया था, पाइप पकड़ा था, अंदर डाल दिया था, फिर वहाँ पे एच ऊंचाई पे हम लोग P0 निकाले थे, सब अब वो सब उधर की बातें हैं। तो हमने बताया आपको कि बैरोमीटर क्या होता है, क्या होता है बैरोमीटर। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा कि बैरोमीटर जान के क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है दोस्त कि वैल्यू ऑफ जी, किसी जगह पे जी की वैल्यू को हम लोग 2% घटा देते हैं और वहाँ पे ले जाके बैरोमीटर रखते हैं, और हम लोग कहते हैं कि बैरोमीटर की, अब बताओ कि बैरोमीटर में जो मरकरी भरा है, जो बताता है कि कितना वायुमंडलीय दाब है, उसमें लगा होता है इसे नापने वाला, तो उसमें बताओ कितना ऊंचाई तक चढ़ा और कितना ज़्यादा चढ़ जाएगा जी। मतलब ये पूछ रहा है हाइट क्या होगा, मतलब घटेगा बढ़ेगा, कुछ तो चेंजिंग होगा, ये तो सही बात है, कुछ तो चेंजिंग होगा। हाँ, बट हम ये जानना चाहते हैं कि उस पर कितना बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा देख लो आप लोग, बैरोमीटर से जो हम लोग प्रेशर नापते हैं उसका फार्मूला होता है दोस्त ये, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। हाँ ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर P, रो जी एच। क्या आपको पता है
ये होता है P इक्वल टू रो जी एच। P इक्वल टू रो जी एच। रो हमारा क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब द्रव का घनत्व होता है, और P हमारा दाब होता है, H हमारा हाइट वही ऊंचाई होता है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण होता है। यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं G बराबर P अपॉन रो H। बताओ लिख सकते हैं ना? G जी क्वेश्चन लेंगे P अपॉन रो H। बताओ इसको लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ 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 दोस्त, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? G जी क्वेश्चन टू रो अपॉन सॉरी P अपॉन रो H। एक बात बताओ, P तो कांस्टेंट रहेगा, P हमारा कांस्टेंट रहेगा प्रेशर जो अरे वायुमंडलीय दाब है, और रो हमारा डेंसिटी, अरे ये कहाँ बदलेगी? ये भी कांस्टेंट। तो क्या आप ये लिख सकते हो G डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ H के हाइट के। बस देखो, जब G को 2% बढ़ाया जाएगा H का होगा 2%। नहीं समझे? 2% आपने इसको बढ़ाया, ये 2% घट गया, ये 2% बढ़ाया, ये 2% घट गया। उल्टा चढ़ेगा, उल्टा चढ़ेगा। तुम 2 ऊपर तो हम 2 नीचे, तुम 3 ऊपर तो हम 3 नीचे, हम 4 नीचे तो तुम 4 ऊपर, इस प्रकार चलेगा। और डायरेक्टली में क्या होता है? तुम 2 गए, हम 2 गए, हम 2 गए, 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 ऐसे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही था? G हमारा बढ़ा और H हमारा घटा, तो डिक्रीजेस बाई 2%, डिक्रीजेस बाई 2%। तो क्या आपका बी ऑप्शन सही था दोस्त? बताएं, क्या आपका भी बी ऑप्शन सही था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। देखो, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इमेजिन दैट ए लाइट प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए मैसिव स्टार इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t। ये कह रहा है कि हम लोग मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि बहुत ही हल्का ग्रह है जो एक बहुत ही भारी ग्रह के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, और उसका परिक्रमण काल कितना है? t है। परिक्रमण काल कितना है? t है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेनेट एंड स्टार बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अरे यार, स्टार भी स्टार है, अच्छा कोई बात नहीं, स्टार हो, सुपर स्टार, रॉक स्टार, हमसे क्या मतलब। तो ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि ये हमारा तारा होगा, इनके चारों तरफ लगा रहे होंगे, तो इन दोनों में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? त्रिज्या के r पे -3 के पावर अपॉन 2 लिखा ना? हाँ ठीक है, r के पावर में -3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। तो t कितना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्क्वायर हम पूछ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे समझेंगे सी ऑप्शन लगा देंगे। क्यों सी ऑप्शन इसलिए लगाएंगे क्योंकि टी स्क्वायर कैपलर ने इसको कहा था। हाँ, ये लगाएंगे। तो कैपलर ने ये नहीं कहा था ये सब। अच्छा, देखते हैं क्या सही है। हो सकता है यही सही हो सकता है, हो सकता है यही सही हो जाए। तो कैसे लगाएंगे? देखो, आपको एक चीज़ पता है, एफ जी मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल जी, या ऐसा समझो, ये दिया हुआ है r के पावर -3/2। ये तो दिया हुआ है यार, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं दादा। ये देखो एफ जी से कुछ दिया माइनस में है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण एक अट्रैक्टिव बल है, ना कि रिपल्सिव है। तो एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ r के पावर -3/2 के। एक बात बताओ दोस्त, अगर यहाँ पे ये चक्कर लगा रहे हो तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है कि नहीं? हाँ लगता है ना। अच्छा, तो आप इसको लिख सकते हैं mr⍵² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के पावर में -3/2। बताओ सही है कि नहीं? सही है ना? अच्छा, फिर हमारा क्या हो गया? यहाँ से हम लोग ले सकते हैं m⍵² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, r जाएगा नीचे फिर चला जाएगा ऊपर, तो -3/2 -5/2, तो r के पावर -5/2। बहुत बढ़िया, आगे देख लो। m हमारा कांस्टेंट है, इसको हटा सकते हो, ⍵² बचेगा। ⍵² को लिख दो 2π/t का होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ दोस्त r के पावर में -5/2। यहाँ से क्या हुआ? 4π² t का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ r के पावर में -5/2। 4π² भी कांस्टेंट है, समा गया। t² को मैंने
पलट दिया, टी स्क्वायर मैंने पलट दिया क्योंकि अभी 1/t² लिखा है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r की पावर, ये 1/r की पावर माइनस में 5/2 ऊपर जाएगा तो प्लस में 5/2 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा इसके लिए। बताओ क्या से क्या हो गया, क्वेश्चन को देखकर मजा आ गया, सॉल्यूशन देखकर। अच्छा लगा ना, बहुत बढ़िया लगा। ऐसे ही क्वेश्चन को देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन? दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि एक हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एक कृत्रिम उपग्रह है जो किसी धरती नहीं, हमारे धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और उसकी जो टोटल एनर्जी है वो E0 है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, स्थितिज ऊर्जा बताओ। तो चलो इसका निकालते हैं कैसे होता है। आपको पता है कि ऐसे मान लो, अगर मान लो कैसे होता है, मान लो ये हमारा छोड़ो ऐसे, ये हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है, और यहाँ से डिस्टेंस इसका सेंटर से r है और इसका रेडियस कैपिटल R है। तो कैसे निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा? आपको पता है स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यू पी मान लेते हैं, यूपी नहीं, यूपी मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। तो माइनस में कैपिटल G m अपॉन में R होता है, ये फार्मूला होता है। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का, आप लोग को याद करना पड़ेगा ये। यू मस्ट रीड, यू मस्ट लर्न दीज ऑल टाइप ऑफ फार्मूला, ठीक है? क्योंकि ऐसे फार्मूले को जब आप याद करोगे तभी आपको अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। क्योंकि एक अर्थ है तो आप कहीं ME भी लिखा रहता है, डजेंट मैटर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा दोस्त? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv0 का स्क्वायर मान लेते हैं। और v0 क्या है? उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो चक्कर लगा रहा है गोल 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 गोल, उसकी खुद की वेलोसिटी कितना है, कक्षीय वेग कितना है उसका, ठीक? तो देखो, तो v0 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m, बहुत लोग E लिखते हैं, आप भी लिख दो R। ये वैल्यू होती, इस वैल्यू को ला के यहाँ पे रख दो, तो हाफ कितना हो जाएगा? हाफ G m E m अपॉन में R। तो ये होता है दोस्त काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस, देखो क्या लिखा है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अच्छा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना आएगा? इसको जोड़ो, देखो हाफ में है, ये 1 में है, तो माइनस में आ जाएगा फिर से कैपिटल G m E m अपॉन में R। और ये कितना दिया हुआ? E0, तो E0 इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस में G m E m अपॉन में R आ गया, अपॉन में R आ गया। बताओ यहाँ तक अभी हमने जो किया यहाँ पर काम, क्या ये काम आपको अच्छा लगा? क्या काम, ये काम क्या आपको अच्छा लगा? आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगा? देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? रुको, पहले पोटेंशियल निकाल देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? यू, क्या हो जाएगा? यू माइनस में G m m अपॉन R। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, अरे ओहो, देखो यहाँ पे तभी मैं कहूँ थोड़ा सा मेरा दिमाग घूम गया, मैंने देखा नहीं। अब क्या हो गया? यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 2, क्योंकि -1 प्लस हाफ था। अब सही हुआ, माइनस में हाफ G m E m अपॉन में R हो गया। हमें तुमसे प्यार हो गया। E0 बराबर माइनस में हाफ G m E m अपॉन R। अब बताओ कितना हो जाएगा? अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्त? माइनस में E0। अब समझ में आया? जैसे माइनस लगा दो आगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस की वैल्यू हमारी थी तो हमारा K0। इसको देखो, यहाँ से देखो, देखो माइनस में G m m अपॉन R U है, मतलब इतनी पूरी क्वांटिटी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? E0 बराबर में U अपॉन में 2, तो यहाँ से निकल जाएगा U इज इक्वल टू 2 E0। बताओ मजा आया?
इस क्वेश्चंस में आपको एकदम शानदार तरीके से मज़ा आया? अच्छा, हमको भी मज़ा आया। तो लेकिन हमको तो एक पूछा था स्थितिज ऊर्जा कहाँ गया? प्लस में 2E0 हो जाएगा, प्लस में 2E0 हो जाएगा। बताओ क्या आपको हमको हमारी सारी बातें समझ में आ गई हैं? आप फिर से एक बार इस क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और देखिए कि ये क्वेश्चंस आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे क्या कहना चाह रहा है और उसी हिसाब से आप आगे अपना प्रोसीड करिएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, हमको दिया था माइनस में हाफ Gm/r। हमने देखा u की वैल्यू होती है माइनस में Gmm/r। क्या होती है दोस्त? माइनस में Gmm/r होती है, माइनस में Gme/r होता है। बस हमने इस वैल्यू को यहाँ से देखा, u रख दिया है, प्लस में 2 आ गया। ठीक है, अच्छा लगा ना? अब देखो फिर से अगर चाहो तो ऐसे देख लो, u बराबर 2E0, E0 की वैल्यू हमने कहा टोटल एनर्जी होती है माइनस में Gme/2r रखोगे, 2 से कैंसिल हो ही आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऐसे रखोगे। ठीक है ना? आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस में मज़ा आया होगा, सारे क्वेश्चंस में मज़ा आया होगा। ये हमारे आज के ग्रेविटेशन के फर्स्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चंस था। ओके, तो आई होप आप इसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से लगाए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ, कितना गलत हुआ, प्यारे से कमेंट के माध्यम से। ठीक है, आई विल वेलकम योर लवली कमेंट। ओके, तो और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर आप लोग ज़रूर देखो, वो बहुत ही आप लोगों के बेनिफिशियल होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं BHU एंट्रेंस एग्जाम निकालने में। तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए फार्मूले, नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट और एक नए लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।